लॉर्ड कृष्ण नाम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं क्लास 12th का जो हमारा अगला टॉपिक है डेटा फाइल हैंडलिंग। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है डेटा फाइल हैंडलिंग। इसके अंदर हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी हमारा फाइल्स होती हैं, हम पाइथन में जो प्रोग्राम्स बनाते हैं वो उसका आउटपुट हम किस तरीके से किसी फाइल्स में सेव कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं एक बार इंट्रोडक्शन में इस वाले वीडियो में हमें क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हम फाइल के बारे में समझेंगे कि फाइल होता क्या है। ठीक, फाइल क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, फाइल्स कहते किसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अ फाइल इज अ नेम्ड प्लेस ऑन द डिस्क वेयर अ सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड। फाइल इज क्रिएटेड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। सिंपल सा इसमें बता रखा है कि फाइल क्या है कि कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हमने सिस्टम में सेव कर रखी है और उसका एक नाम दे रखा है, उसे हम फाइल कहते हैं। क्लियर? आगे लिखा है कि फाइल इज क्रिएटेड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। कोई भी चीज, किसी भी डेटा को अगर हम परमानेंट स्टोर करना चाहें सिस्टम पर, हार्ड डिस्क पर, कहीं पर भी सेव करना चाहें, उस पर्पस के लिए हम फाइल्स क्रिएट करते हैं। क्लियर है? फाइल हैंडलिंग इन पाइथन enables us to create, update, read and delete the files stored on the file system through our Python program। फाइल हैंडलिंग क्या है कि जो भी फाइल्स हमारे सिस्टम में जो नहीं है उन्हें बनाना, और जो बनी हुई हैं उन्हें अपडेट करना, और जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उन्हें रीड करना, डिलीट करना, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन अगर हमें फाइल में करना है तो वो इनेबल कराना। ये सारा काम अगर हम किसी पाइथन प्रोग्राम के थ्रू कर पा रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज को यूज करके कर पा रहे हैं, तो उस चीज को फाइल हैंडलिंग कहा जाता है। सिंपली वी कैन से कि फाइल हैंडलिंग क्या है कि बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग फाइल्स यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। फाइल्स को हैंडल करने का तरीका बाय द यूज ऑफ पाइथन लैंग्वेज जो होता है उसको फाइल हैंडलिंग कहा जाता है। अब फाइल हैंडलिंग है तो ऑब्वियस सी बात है फाइल्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस होंगे। क्या क्या कर सकते हैं हम फाइल्स के ऊपर वो देख लेते हैं। द फॉलोइंग फाइल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल। पाइथन की मदद से आप एक फाइल पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज नेमिंग ए फाइल, फाइल का नाम असाइन करना, ओपनिंग ए फाइल, रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल, राइटिंग डेटा इन द फाइल, क्लोजिंग अ फाइल। ठीक है, फाइल का नाम असाइन करना, फाइल को ओपन करना, उसे रीड करना, उस पर राइट करना और उसे क्लोज करना, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। क्या ये जो है वो हम फाइल पर परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल्स की आवश्यकता क्या है, मतलब हम फाइल क्यों बनाएं। सो the topic is need for a data file। why data file is needed, what is the requirement of a particular data file। क्यों हमें डेटा फाइल चाहिए होती है, एक एक करके हम समझते हैं। टू स्टोर डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, अपने सिस्टम पे डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइज मैनर में, एक क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए हमें फाइलों की आवश्यकता होती है। टू स्टोर डेटा परमानेंटली, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें फाइल्स चाहिए होती है। टू एक्सेस डेटा फास्टर, डेटा को प्रॉपरली फास्टर तरीके से जल्दी से एक्सेस करने के लिए हमें फाइल्स चाहिए होती हैं। टू सर्च डेटा फास्टर, डेटा की सर्चिंग के लिए, मतलब डेटा जल्दी से मिल जाए हमें, जल्दी से हम उसे ढूंढ लें, उसके लिए हमें फाइल्स चाहिए होती है। एंड टू इजीली मॉडिफाई डेटा फॉर लेटर यूज, मतलब भविष्य में एक बार हमने फाइल बना ली और आगे चल के हमें दोबारा मॉडिफाई करनी है, तो उस पर्पस के लिए भी हमें फाइल चाहिए होती है। देखो बेसिक सा फंडा क्या है कि फाइल एक किसी भी काम को दिया गया नाम है। अगर कोई भी काम आपने कर रखा है, कोई भी नॉर्मली टेक्स्ट आपने लिख के छोड़ा हुआ है, उसका कोई नाम नहीं है, तो अगली बार अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। आप सिस्टम क्लोज करोगे तो बंद भी हो जाएगा, जैसे सिस्टम बंद हुआ तो उसका डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर फाइल नहीं है तो ये सब कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो हम जो भी वर्क करते हैं उसे सेव करते हैं, एक नाम देते हैं, उस पूरी चीज को हम लोग फाइल कहते हैं। ठीक है, तो फाइल्स पे ये सारा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हमें फाइल्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे क्लासेस के दौरान कॉल करें या फिर नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूछें। अब बात करते हैं पाइथन में टाइप्स ऑफ फाइल्स की। जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें किस किस प्रकार की, कितने प्रकार की फाइल्स बनती हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फाइल। पाइथन में दो प्रकार की फाइल हम क्रिएट करते हैं। पहली होती है टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है बाइनरी फाइल्स। दोनों समझने वाली चीज क्या है कि टेक्स्ट फाइल क्या है कि नॉर्मल रीडेबल फॉर्मेट की फाइल होती है, मतलब आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स उसके अंदर होते हैं जिन्हें हम देखकर पढ़ सकते हैं। तो ये सब फाइल्स आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, इसे नॉर्मल ह्यूमन नहीं पढ़ सकता, ये बाइनरी कोडेड डेटा होता है, सिस्टम में एज इट इज जैसा स्टोर किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। अ फाइल हुज कंटेंट्स कैन बी व्यूड यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। सिंपल सा है कि जिस फाइल का डेटा हम किसी टेक्स्ट एडिटर की मदद से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। अ टेक्स्ट फाइल इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। पाइथन प्रोग्राम्स contents written in the text editor are some example of text files, that is .txt, .rtf, .csv etc। मतलब जो भी पाइथन प्रोग्राम्स वगैरह हम बनाते हैं वो भी एक तरीके की टेक्स्ट फाइल ही होते हैं। और इसके अलावा जो और भी फाइल्स हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है, .txt मतलब नोटपैड में क्रिएट की हुई फाइल, .rtf मतलब वर्ड पैड में क्रिएट की हुई फाइल, .csv कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपकी होती है, तो ये सब की सब
एक टेक्स्ट फाइल का एग्जाम्पल्स हैं। तो टेक्स्ट फाइल क्या, नॉर्मल फाइल जिन्हें हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की। बाइनरी फाइल्स स्टोर्स द डेटा इन द सेम वे एज स्टोर्ड इन द मेमोरी। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, वो डेटा को उसी ऑर्डर में स्टोर करती हैं जैसा कि मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो वो डेटा को वैसे ही लिख लेती हैं, तो जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है। तो EXE फाइल्स, MP3 फाइल्स, इमेज फाइल्स आर सम एग्जांपल ऑफ बाइनरी फाइल्स। ठीक है, तो EXE फाइल्स हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हम जिन्हें बोलते हैं, MP3 सॉन्ग्स वाली जो फाइल है, इमेजेस की जो फाइल है, इन सबको बाइनरी फाइल समझते हैं। तो इस तरह का जो भी फाइल का प्रोसेसिंग है, जो भी मैनिपुलेशंस है, वो बाइनरी फाइल्स की मदद से होता है पाइथन के अंदर। वी कैन नॉट रीड अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। हम किसी टेक्स्ट एडिटर को यूज करके हम कोई बाइनरी फाइल्स नहीं पढ़ सकते हैं। वो हमें ओपन तो हो जाएंगे बट एक अजीब से फॉर्मेट में होंगी जिसे हम पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल्स होते हैं बाइनरी फाइल्स के, BMP फाइल है, CDR फाइल है, मतलब कोरल ड्रॉ की जो फाइल्स होती हैं, या बिटमैप पिक्चर्स यानी कि MS पेंट में जो क्रिएट की फाइल्स होती हैं, ये सब बाइनरी फाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब यहाँ डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि बाइनरी और टेक्स्ट फाइल्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, टेक्स्ट फाइल क्या करती है, इट्स बिट्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसमें क्या होता है, कस्टम डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। देन लेस प्रोन टू गेट करप्ट एज चेंजेस रिफ्लेक्ट एज सुन एज मेड कैन बी अनडन। ठीक है, इसमें गलतियां होने के, करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी गड़बड़ हो रही होती है उसे हम देखकर समझ सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। बट ये इजीली करप्ट हो जाती है बिकॉज इसके अंदर जो भी आप सिंगल बिट चेंज भी होगा तो उसकी वजह से पूरी फाइल करप्ट हो जाती है। हम उसे समझ के चेंज भी नहीं कर सकते बिकॉज वो हमारे पढ़ने योग्य नहीं होती है, हम उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जब उसे पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते। अगला, स्टोर्स ओनली प्लेन टेक्स्ट इन ए फाइल। इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट स्टोर किया जाता है। ये क्या है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इस तरह का डेटा हम बाइनरी फाइल्स में स्टोर या मैनिपुलेट करते हैं। वाइडली यूज्ड फाइल फॉर्मेट कैन बी ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट फाइल्स को हम कहीं पर भी, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके पढ़ सकते हैं। वेयर एज बाइनरी फाइल्स को क्या होता है, डेवलप्ड फॉर एन एप्लीकेशन एंड कैन बी ओपन इन द एप्लीकेशन ओनली। प्रोग्रामिंग के थ्रू या किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही हम उन्हें बनाते हैं और किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही पढ़ते हैं, हम उन्हें डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। ओके, एग्जाम्पल्स देखिए, टेक्स्ट फाइल में .rtf, .txt हमने पीछे पढ़े थे वो सब, और इसके अंदर कैन हैव एनी एप्लीकेशन डिफाइंड एक्सटेंशन, मतलब जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू हम बनाना चाहें, जो एक्सटेंशन देना चाहें, हम अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज वो नॉर्मल इन पर्सन के द्वारा तो पढ़ी नहीं जाएंगी, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही पढ़ी जाएंगी, इसलिए हम जैसा चाहें वैसा खुद का एक्सटेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं बाइनरी फाइल्स में। तो ये बेसिक डिफरेंस है टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल्स में। अभी हम दोनों पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम अभी आगे देखते हैं कि अगर हम पाइथन के प्रोग्राम की मदद से टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, बाइनरी फाइल भी क्रिएट एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग ओपनिंग ए फाइल। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू परफॉर्म करना है किसी फाइल पे, तो सबसे पहले आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, और ओपन का तरीका होता है, अगर आप फाइल बना रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने किसी फाइल का नाम डाला और वो फाइल नहीं है, ओपन कमांड के थ्रू आप कोई ऐसी फाइल ओपन करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद ओपन होगी। तो ओपन का ये भी एक फायदा है। टू परफॉर्म फाइल ऑपरेशन इट मस्ट बी ओपन फर्स्ट, देन आफ्टर रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। किसी भी प्रकार का फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पहले उसको ओपन करना जरूरी है। फाइल अगर एक बार ओपन होगी तभी हम उसे रीड कर सकते हैं, उस पर राइट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। क्लियर, टू क्रिएट अ न्यू फाइल देन टू इट मस्ट बी ओपन। अगर आपको नई फाइल बनानी है तब भी आपको ओपन कमांड ही लगानी पड़ेगी, ओपन ही करनी पड़ेगी। एंड ओपनिंग ऑफ एनी फाइल relevant structure is created in memory as well as memory space is created to store contents। अगर हम किसी फाइल के ओपन की बात करते हैं तो उसका रेलिवेंट स्पेस, मतलब जितना एक फाइल का स्पेस होना चाहिए, एक नॉर्मल स्पेस क्रिएट हो जाता है मेमोरी के अंदर, जिसे यूजर अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, फाइल का नाम हो जाएगा, एक नाम मिल जाएगा और मेमोरी में उसे जगह मिल जाती है जहां पर अपना कोई भी कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, वंस वी आर डन वर्किंग विद फाइल we should close the file. Closing a file releases the valuable system resources. In case we forgot to close the file, Python automatically close the file when program ends or file object is no longer referenced in the program। देखो सीधी सी बात है, इतना समझाना चाह रहे हैं कि अगर फाइल को हम ओपन करते हैं तो ये हमारा दायित्व होता है कि हमारा जैसे ही काम खत्म हो जाए हम उस फाइल को क्लोज भी कर दें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सिस्टम का जो वैल्यूएबल रिसोर्स है यानी कि मेमोरी, सिस्टम की मेमोरी एंगेज रहती है, मेमोरी वेस्ट रहती है, वो मेमोरी किसी दूसरे काम के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसलिए हमें अपने काम के जस्ट बाद अपनी फाइल क्लोज कर देनी चाहिए। क्लियर, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं या भूल जाते हैं तो अगर फाइल का ऑब्जेक्ट आगे चलकर कहीं रेफर नहीं होता है या कुछ समय के पश्चात पाइथन उसे अपने आप ही बंद कर देता है। क्लियर,
पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शन ओपन। ओपन फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। ऑन कॉलिंग ऑफ दिस फंक्शन क्रिएट्स द फाइल ऑब्जेक्ट फॉर फाइल ऑपरेशंस, ठीक है। इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और हम उसके ऊपर कोई भी फाइल ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसका एक सिंटैक्स है जिसका हम एग्जांपल आगे पढ़ेंगे। बेसिकली हम एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि फाइल टाइप का होता है, फाइल ऑब्जेक्ट होता है। और जैसे हम ओपन फंक्शन कॉल करेंगे और उसके पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर में फाइल का नाम जिसको आप ओपन करना चाहते हो, एक्सेस मोड जैसे आप ओपन करना चाहते हो, रीड के लिए, राइट के लिए, किसके लिए, और बफरिंग साइज, मतलब ये ऑप्शनल होता है, आपसे देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं ये किस तरीके से। अब देखिए ओपन फंक्शन का एग्जांपल देखिए। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट जो भी मैंने पीछे बताया, ओपन यानी फंक्शन का नाम, यहाँ फाइल का नाम, यहाँ एक्सेस मोड और यहाँ बफरिंग स्टाइल। समझिए एग्जांपल में लिखा है f ओपन इक्वल टू डेमो फाइल डॉट txt r। हमें एक डेमो फाइल नाम की एक फाइल ओपन करनी है जो कि नोटपैड की है, डॉट txt फॉर्मेट की, मतलब नोटपैड की एक फाइल है। उसको रीडिंग मोड में, यहाँ r मतलब ये एक्सेस मोड है, यानी कि हम सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए ओपन करना चाहते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप समझ गए होंगे फाइल नेम वाली चीज में हम देते हैं फाइल का नाम जो हमें ओपन करनी है, इसको डबल कोट्स में दिया जाता है। एक्सेस मोड हमें ये बताता है कि फाइल हम किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं, डिटरमाइंस द व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, मतलब हम उसे रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। क्लियर? बफरिंग, बफरिंग में क्या बता रखा है, फॉर नो बफरिंग सेट इज टू 0, फॉर लाइन बफरिंग सेट इज टू 1, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन इट्स बफर साइज, इट इज नेगेटिव देन बफर साइज इज सिस्टम डिफॉल्ट। इसके अंदर तीन वैल्यू हम दे सकते हैं, 0, 1, 1 से ग्रेटर और माइनस में भी। 0 का मतलब क्या होता है कि हमने कोई बफरिंग सेट नहीं है। बफरिंग आप समझते होंगे, अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बफरिंग क्या होता है, हम कोई भी फाइल जब किसी सिस्टम पर सेव करते हैं या नेट पर अपलोड करते हैं तो कितना डेटा मेमोरी कैश में सेव हो, कितना डेटा सिस्टम में ट्रांसफर हो, बफर हो, इस चीज को हम लोग बफरिंग बोलते हैं। बफरिंग एक्चुअली एक नॉर्मल मेमोरी स्पेस होता है जहां पर फाइल ओपन या क्लोज जब हम करते हैं, जब कोई बेसिकली फाइल ओपन करते हैं तो कोई फाइल बड़ी है तो पूरी बड़ी फाइल एक बार में ओपन नहीं हो पाती है, तो उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आता है, फिर वो फाइल हमें दिखती है। तो जितना ज्यादा अमाउंट बफरिंग का रहता है उतनी अच्छे से फाइल ओपन हो जाती है। क्लियर? तो ये बफरिंग उस केस में जब आपकी फाइल्स का साइज बहुत बड़ा है। नॉर्मली हम लोग बफर ये वाला जो ये ऑप्शनल है, हम इसकी वैल्यू देते नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट वाला 0 ले लेता है जिसके अंदर नो बफरिंग रहती है, ऑटोमेटिकली फाइल ओपन हो जाती है। बिकॉज आजकल सिस्टम्स बहुत एडवांस रिसोर्सेज के आ रहे हैं तो मेमोरी का इशू ज्यादा होता नहीं है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा पूरा ओपन फंक्शन का सिंटैक्स कि इसको कैसे लिखते हैं। ये एग्जांपल भी देख लिया हमने कैसे लिखते हैं, कैसे ओपन करते हैं। तो डेमो फाइल जो ओपन होती है उसका जो बेस एड्रेस है वो इस f में आ जाता है, फिर f को हम आगे मैनिपुलेट करते हैं, f के मदद से हम फाइल को पढ़ते हैं, फाइल में रीड करते हैं, फाइल के अंदर डेटा राइट भी कराते हैं, फाइल से डेटा हम लोग सर्च भी कराते हैं। तो ये जो f जो ऑब्जेक्ट बना है फाइल ऑब्जेक्ट, इससे ही फिर आगे सारे काम होते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। पीछे जो हमने ऑप्शन पढ़ा था मोड्स, मोड अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला होता है R, ये होता है रीड मोड, ये डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मोड्स की वैल्यू नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली फाइल रीड मोड में ही खुलती है। क्या? ओपन्स फाइल फॉर रीडिंग, एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर जो फाइल आपने ओपन करी, जो नाम आपने प्रोवाइड किया वो उस करंट फोल्डर में नहीं है तो क्या करेगा, ये आपको एरर दे देगा, ठीक, उस केस में। और अगर है तो ओपन हो जाएगी, फिर आप उस फाइल पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगला होता है अपेंड। ए मोड क्या होता है, अपेंड, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसके लास्ट में हम डेटा ऐड कर सकते हैं। ओपन सा फाइल फॉर अपेंडिंग मींस क्रिएट्स द फाइल इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या करेगा, जो नाम आपने स्पेसिफाई किया है अगर वो फाइल ओपन हो जाती है तो उसके लास्ट में हम कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है उस नाम की फाइल तो नई फाइल बना देगा, फिर आप उसमें स्टार्टिंग से डेटा ऐड कर दीजिए। तो ए मोड में अगर हम कोई फाइल खोलते हैं तो वो अपेंड मोड में खुलती है। अगला होता है राइट, डब्ल्यू। राइट मोड क्या करता है, ओपन से फाइल फॉर राइटिंग, मतलब हमें डेटा लिखने के लिए एक फाइल को ओपन कर देता है, हम उसके अंदर कोई भी राइटिंग का काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं। आगे क्रिएट्स द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। बेसिकली हमने राइट मोड के लिए कोई फाइल ओपन करी है, अगर वो होगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली बना देगा। क्लियर? अगला एक्स। एक्स मोड क्या करता है, इसको क्रिएट मोड बोलते हैं। क्रिएट्स द स्पेसिफाइड फाइल, रिटर्न्स एन एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट। मतलब एक्स मोड में अगर हम कोई फाइल लिख रहे हैं तो वो नई फाइल बनाता है, और अगर पहले से उस नाम की फाइल बनी हुई है तो एरर दे देगा। बेसिकली हम लोग एक्स मोड का यूज करते भी नहीं है, बहुत कम यूज करते हैं, इसी से हमारा काम चल जाता है। हम डायरेक्टली राइट करते हैं तो फाइल अगर पहले से बनी हुई है तो उसमें राइट होना शुरू हो जाता है, और अगर नहीं बनी है तो बन जाती है। तो एक्स की जरूरत बहुत कम पड़ती है। एक्चुअली बेसिकली यही तीन मोड्स, रीड, अपेंड और राइट, यही इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? और तरीका क्या है कि फाइल को हम बाइनरी मोड में भी अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो बाइनरी मोड में भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें खाली बी लगाना पड़ता है। ठीक है? जो टेक्स्ट मोड है उसमें टी
यूज होता है, बट टी होता क्या है कि हम यूज एक्चुअली करते नहीं, बिकॉज ये डिफॉल्ट मोड है। तो अगर आपने आर डब्ल्यू या कुछ भी लिखा, ए आर डब्ल्यू एक्स कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट ही लेता है। बट अगर आप बाइनरी लिखते हैं तो आपको पीछे बी लिखना पड़ता है। जैसे आपको रीड करना है बाइनरी मोड में तो आर भी लिखना पड़ेगा, अपेंड करना है तो ए भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोड्स हमें पीछे स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। क्लियर? ओके। अब बीच में एक थोड़ा सा दूसरा टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश करी, ओएस मॉड्यूल्स, क्योंकि ओएस की जो बेसिक कमांड्स हैं जो हम लोग डॉस में पढ़ते हैं, वो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है डॉस, तो ये बेसिक कुछ कमांड्स हैं, उन कमांड्स को हम पाइथन में इस ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के बाद रन करा सकते हैं। वो कमांड्स भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज जैसे कि कोई हमें फाइल बनानी है तो फाइल बनाने के लिए हमें एक डायरेक्टरी चाहिए, उसी डायरेक्टरी में हम फाइल बनाते हैं, डायरेक्टरी के अंदर फाइल रखते हैं। तो हमारी प्रेजेंट डायरेक्टरी कौन सी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, हमें उस डायरेक्टरी को चेंज करना है, ठीक है, या पता लगाना है, या किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, या नई डायरेक्टरी बनानी है, तो ये सारी कमांड भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर डायरेक्टरी बनाएंगे तभी तो उसके अंदर फाइल बनाएंगे, तभी फाइल सेव करेंगे। तो इसलिए डायरेक्टरीज बनाने की कुछ कमांड है जिसके लिए हमें ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। तो किसी प्रकार का फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम एक डायरेक्टरीज बनाते हैं और बेसिक ओएस कमांड्स जो हमें पता होनी चाहिए वो लगा के हम डायरेक्टरी पहले पूरी सेटल करते हैं, फिर उसके अंदर फाइल बनाते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हम कौन कौन सी कमांड्स लगा सकते हैं, बेसिक कमांड्स, वो देख लीजिए। पहला है रीनेम फंक्शन। रीनेम फंक्शन क्या करता है, अगर हमने ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट किया है और अगर हम रीनेम करते हैं तो पहले से जो फाइल थी फिर उसका हम नया नाम दे सकते हैं। मेथड यूज टू रीनेम द फाइल, यानी बनी बनाई फाइल का अगर आपको कोई नया नाम देना है तो आप रीनेम फंक्शन की मदद से देंगे। कैसे देंगे, यहाँ लिखा हुआ है ओएस डॉट रीनेम करंट फाइल का नाम और जो नया नाम देना है उसके बाद कॉमा लगा के नया नाम। रिमूव से हम पूरी फाइल को रिमूव कर सकते हैं, ओएस डॉट रिमूव और फाइल का नाम, पूरी फाइल रिमूव हो जाएगी। mkdir फंक्शन, इससे हम नया डायरेक्टरी बनाते हैं, जहां पर भी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहां आपकी न्यू डायरेक्टरी बन जाएगी। जैसे आपने लिखा os डॉट mkdir और नाम दिया न्यू dir, तो न्यू dir नाम की एक नई डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली बन जाएगी उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम सेव होगा। अगला होता है chdir, ये इस्तेमाल होता है चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं आपको उससे अलग फोल्डर में जाना है, ठीक है, दूसरे फोल्डर में जाना है। मान लेते हैं आपने न्यू dir एक नया डायरेक्टरी जो बनाई थी, आपको उस फोल्डर में जाना है, तो आप os.chdir करके न्यू dir में जा सकते हो। ये क्या करता है, चेंज कर देता है। तो अब जो न्यू dir है वो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो जाएगी, करंट डायरेक्टरी जिसमें आप काम कर रहे होंगे। क्लियर? अगला होता है गेट cwd, मतलब गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आपको पता लगाना है कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो तो आप इस तरह से लिखेंगे os.getcwd, तो क्या करेगा कि जो भी आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वो आपको रिटर्न कर देगा, उसका नाम बता देगा, ठीक है। फिर अगला होता है rmdir, अगर आपको डायरेक्टरी पूरी रिमूव करनी है, ऊपर तो हमने फाइल रिमूव करी थी, अगर आपको पूरी डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो उसके लिए os.rmdir और डायरेक्टरी का नाम जिसे आपको रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें न्यू dir जो बनाई थी वो रिमूव करनी, तो आप लिखेंगे os.rmdir ब्रैकेट के अंदर न्यू dir। क्लियर? उससे आपकी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपको प्रिंट करना os.getcwd तो जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी उसका नाम आ जाएगा, os.mkdir नई डायरेक्टरी बन जाएगी, os.chdir तो आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वो चेंज हो जाएगी, उसके बाद os.getcwd तो यही नाम लिख के आ जाएगा न्यू dir, बिकॉज आपने चेंज करके उसमें आप पहुंच चुके हो। क्लियर? ये बेसिक कमांड से एक बार आप लगा के देखना, इससे रिलेटेड चीजें हमने 11th में पढ़ी होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा क्लास के दौरान, ठीक। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ की। इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, बता देते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, हमने डायरेक्टरी बना ली, पीछे हमने कमांड्स पढ़ी जिससे हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं। किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में पहुंचना है, ठीक, तो उसके लिए हमें एक पाथ देना पड़ता है, एक एड्रेस देना पड़ता है। तो किसी डायरेक्टरी तक पहुंचने का जो एड्रेस होता है हम उसको पाथ बोलते हैं। अब पाथ दो तरह का होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा रिलेटिव होता है, कौन सा एब्सोल्यूट होता है। देखिए, एब्सोल्यूट पाथ इज द फुल पाथ टू सम प्लेस ऑन योर कंप्यूटर। किसी भी फाइल तक जाने का जो पूरा पाथ है, मतलब रूट डायरेक्टरी से लेके पूरा फाइल तक, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। अब बात करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव पाथ इज अ पाथ टू सम फाइल विद रिस्पेक्ट टू योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। रिलेटिव पाथ क्या होता है, पूरा पाथ न बता के हम सीधा उस एक डायरेक्टरी में बता देते हैं कि किस डायरेक्टरी में फाइल पड़ी हुई डायरेक्टरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एब्सोल्यूट पाथ की बात करें तो हमने ऐसा बताया, सी के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर है, उस यूजर नाम के फोल्डर के अंदर एक एडमिन नाम का फोल्डर है, फिर डॉक्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है staff.txt। तो ये पूरा कंप्लीट जो पाथ है ये आपका एब्सोल्यूट पाथ हो गया। तो जो पर्सन इस पाथ को देखेगा ऑटोमेटिकली इस फाइल तक पहुंच सकता है। क्लियर? ओके।
अब बात करते हैं, अगर हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एडमिन है, मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं इस डायरेक्टरी में, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एडमिन है, मतलब हमने यही चीज ओपन कर रखी है, प्रेजेंट में यही डायरेक्टरी ओपन कर रखी है। तो रिलेटिव अगर पाथ पूछा जाए staff.txt का, तो हम सीधा बोल देंगे डॉक्स के अंदर पड़ी हुई है, डॉक्स के अंदर staff.txt नाम की फाइल पड़ी हुई है। तो ये जो डॉक्स staff.txt ये इसका रिलेटिव पाथ हो गया। क्लियर? सिंपली हमने लास्ट डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के अंदर फाइल बता दी, तो ये हमारा हो गया रिलेटिव पाथ। और जब हमने कंप्लीट बताया तो वो होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ। ठीक, प्रोग्रामिंग में आप दोनों चीजें दे सकते हो, एब्सोल्यूट पाथ ज्यादा बेहतर माना जाता है और वही हमें अक्सर देना चाहिए, तो सिस्टम से एग्जैक्ट पोजीशन से वो फाइल उठा सकता है प्रोग्राम आपका। बट अगर आप ये देते हैं तो इस केस का मतलब होता है कि आपको अपना प्रोग्राम भी इधर ही इसी तरीके से सेव करना है, इसी डायरेक्टरी में सेव करना है, जिससे आप रिलेटिव पाथ देंगे तो उसी डायरेक्टरी से वो उठा लेगा। एब्सोल्यूट पाथ में क्या है, आप प्रोग्राम कहीं पर भी सेव करो, फाइल वो कहीं से भी उठा लेगा। क्लियर? सो अगर बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट पाथ की, तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जिस पे हम काम कर रहे हैं वो, प्लस जो आपका रिलेटिव पाथ है। ठीक, तो दोनों चीजें मिलाकर बनता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ। जैसे मान अभी यहाँ एग्जांपल में दिखाया था कि अगर हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एडमिन है, तो हमारा एब्सोल्यूट पाथ क्या था, docs.e। क्लियर? डॉक्स और ये स्टाफ। तो समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक है, बेसिक सही है, लेकिन फिर भी अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछिए क्लास के दौरान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है os.chdir, यानी कि हम चेंज करना चाहते हैं डायरेक्टरी को। कैसे? हमने यहाँ लिखा कि सी के अंदर यूजर, यूजर के अंदर एडमिन और एडमिन के अंदर डॉक्स। ठीक, और यहाँ क्या किया, os.path.exist staff.txt, ये पाथ हमने पता किया कि इस पाथ पर ये चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये फाइल है या नहीं। तो क्या लिखा है, दिस रिटर्न्स ट्रू इफ staff.txt एग्जिस्ट। अगर ये फाइल इस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है तो ये इसका आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। क्लियर? अब यहाँ देखा कि नाउ इंस्टेड इफ वी राइट, अगर हम ऐसा लिखते os.path.exist ये पूरा, तो अब जो हमने यहाँ दिया है ये हमारा पूरा एब्सोल्यूट पाथ हो गया, तो दिस विल रिटर्न ट्रू, ये फाइल सीधी ट्रू ही रिटर्न करता है, बिकॉज हमने पूरा कंप्लीट पाथ दिया, चेक किया कि इस डॉक्स के अंदर, स्टाफ के अंदर ये फाइल है कि नहीं। ठीक है, तो उस केस में ही ट्रू रिटर्न करेगा। आगे देखिए, इफ वी डोंट नो वेयर द यूजर एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट फ्रॉम, it is best to compute the absolute path on the user system using os ये अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर। ठीक, अगर आपको नहीं पता है किस डायरेक्टरी में यूजर काम कर रहा है, उसकी फाइल्स कहाँ कहाँ सेव हैं, कहाँ कहाँ वो वर्क कर रहा है, तो क्या कर सकते हो आप, os का ये वाली फाइल यूज करके पता लगा सकते हो। ठीक, आप क्या करेंगे, os.path, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह से अगर ये कॉल करेंगे, ये वाला फाइल, ये क्या है, अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, सेट ऑन एवरी पाइथन स्क्रिप्ट दैट रिटर्न्स द रिलेटिव पाथ ऑफ star.py फाइल दैट कंटेन्स इट। मतलब जिस भी प्रोग्राम के अंदर ये आप कमांड लगाते हैं तो आपको पूरा पाथ रिटर्न कर देगा, रिलेटिव पाथ जहां पर वो फाइल सेव है। एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहले इंपोर्ट ओएस किया, प्रिंट os.getcwd, मतलब जो भी आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी उसका नाम आ जाएगा। मेक dir न्यू डायरेक्टरी 1 नाम से एक नई डायरेक्टरी बनाइए, फिर न्यू डायरेक्टरी ये चेंज कर दी, फिर हम लोगों के प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यही हो गई। और यहाँ पे लिखा ना प्रिंट os.getcwd, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी का नाम आप पता करना चाहते हो, तो क्योंकि चेंज होकर नाम यही हुआ है तो हमारा नया नाम यही आएगा। ठीक है, आगे माई एब्सोल्यूट डायरेक्टरी पाथ इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल बनाया माई एब्सोल्यूट डायरेक्टरी पाथ और ये पूरा पाथ दिया है os.path.absolute पाथ, फिर इसके अंदर हमने वेरिएबल os.path.directory नेम, तो ये फाइल वेरिएबल यहाँ कॉल किया, तो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ फाइल का नाम यानी पूरा रिलेटिव पाथ यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमने प्रिंट कराया माई एब्सोल्यूट पाथ, तो जब आप माई एब्सोल्यूट डायरेक्टरी पाथ ये पूरा वेरिएबल प्रिंट कराएंगे तो पूरा पाथ लिख के आ जाएगा कि कहाँ पर ये फाइल सेव है। तो फाइनली आउटपुट में आपका आंसर इसी तरीके से आ जाएगा, ये पूरा लिख के। ठीक है, चलिए अब फाइल ऑब्जेक्ट, जो हमने फाइल ओपन कमांड के थ्रू हम ये जो वेरिएबल बनाते हैं इसको हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस फाइल ऑब्जेक्ट में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल का एक ऑब्जेक्ट होता है क्लोज, इससे फाइल क्लोज हो जाती है। एक होता है एनकोडिंग, जो कि क्या करता है, एनकोडिंग यूज फॉर बाइट स्ट्रिंग कन्वर्जन, ये स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपका लिख के आया है उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक होता है मोड, जो बताता है फाइल किस तरीके से ओपन होगी, क्या है फाइल, किस तरीके से ओपन हुई है। नेम, फाइल का नाम रिटर्न करता है। न्यू लाइन, ये बताता है कि कितने इसके अंदर आपके न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं। नन और द टपल कंटेनिंग ऑल द न्यू लाइन कैरेक्टर्स टाइप सीन, उसको जितने भी न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेंगे जहां जहां पे आपने लाइनें चेंज करी होंगी वो सब गिन के बताएगा कितनी आपकी लाइंस चेंज हुई हैं, कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ एक एक करके देख लेते हैं एग्जाम्पल में कैसे यूज हुआ है।
पहले क्या है, एक फाइल ओपन करी a.txt a प्लस मोड में, मतलब अपेंड वाले मोड में हमने इस फाइल को ओपन किया। यहाँ क्या किया, f.close प्रिंट कराया कि हमने f.close प्रिंट कराया, तो क्योंकि फाइल ओपन हुई और अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया तो उसका आंसर प्रिंट करेगा फॉल्स, तो पहला प्रिंट आ गया आपका फॉल्स। दूसरा f.encoding, ठीक है, एनकोडिंग में हमने क्या बताया था, यूज फॉर द बाइट स्ट्रिंग कन्वर्जन, जो भी बाइट्स उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो जो कुछ भी लिखा होगा वो उसने यहाँ प्रिंट कर दिया कि क्या है इसके अंदर, ठीक। अगला f.mode, इसका मोड पता करना चाहता तो हमने यहाँ पर a प्लस मोड में खोलिए, तो यहाँ आंसर आ जाएगा a प्लस, मतलब अपेंड प्लस अपडेट मोड में खोलिए। अगला f.new लाइन्स, ठीक है, कितनी इसके अंदर न्यू लाइन्स हैं, तो नन, मतलब कोई भी न्यू लाइन नहीं है इसके अंदर। f.name, फाइल का नाम क्या है, तो हमने यहाँ दिया था a.txt, तो आंसर आ जाएगा a.txt, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें एक बार हमने कोई फाइल ओपन करी, फाइल इस f वेरिएबल में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये कंटेन करके अपने पास रखता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं, क्लियर। तो फाइल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम ये सब प्रिंट करा सकते हैं। अगला है क्लोज ए टेक्स्ट फाइल, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, सिंपली क्लोज फंक्शन को कॉल करना होता है, फाइल क्लोज हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पर कोई hello.txt फाइल खोली और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ लिख दिया f.close, तो क्या होगा कि जो यहाँ f ओपन हुई थी अब वो यहाँ क्लोज हो गई है। तो यहाँ देखिए, क्लोज करने से पहले एक बार हमने प्रिंट कराया, तब इसने फॉल्स प्रिंट किया बिकॉज फाइल ओपन थी, क्लोज नहीं हुई थी। अब यहाँ हमने इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद प्रिंट कराया, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, मतलब आपकी फाइल क्लोज हो चुकी है, क्लियर। तो क्लोज फंक्शन आपको समझ में आ गया है, जिससे हम ओपन फाइल को क्लोज कर देते हैं, तो फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी, फिर आगे यूज में नहीं रहेगी। तो यहाँ तक की हेडिंग्स हम लोगों ने इस स्लाइड में कवर कर ली है। चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, तो हो सकता है ये 3 या 4 पार्ट पे मुझे वीडियो बनानी पड़े, तो ये आपका मैं सोचता हूँ यहाँ तक पहला पार्ट रखता हूँ, अदरवाइज वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और लंबी वीडियोज को फिर आप लोग ओपन करके नहीं देखते हो, ठीक है। तो इस स्लाइड में यहाँ तक इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद क्लोज टेक्स्ट फाइल के आगे का जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आप पूरा ये वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्लासेस के दौरान मुझे कॉल करिए और मुझसे पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, थैंक यू सो मच।